स्पर्मेटोजेनेसिस में तीन स्ट्रक्चर हमारा आता है। एक तो टेस्टिस का हमारा स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद फिर पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस आएगा, और लास्ट में हम देखेंगे हार्मोनल रोल के बारे में। तो पहले हम टेस्टिस देख लेते हैं। देखिए, ये टेस्टिस का जो है वो कट सेक्शन है, यानी कि एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ग्राफिक डायग्राम है, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। देखिए, ये जो रेड कलर से आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्किन है। ठीक, स्किन से जैसे ही हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है वो आता है ट्यूनिका वैजाइनलिस का। ट्यूनिका वैजाइनलिस से फिर हम और भीतर की तरफ और अंदर की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास आएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, यानी कि वेसल्स वाला स्ट्रक्चर। ठीक, ये जो ट्यूनिका वैस्कुलोसा वाला स्ट्रक्चर है, ये हमारा जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स वाला जो ये जो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जो कमरे बने हुए हैं, इसका वाला स्ट्रक्चर है। ठीक, तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सारे कंपार्टमेंट हैं, और इन्हीं कंपार्टमेंट के अंदर ये हमारे पास जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा सेमिनिफरस ट्यूबल्स है, यानी कि ट्यूब्स, पाइप लाइक स्ट्रक्चर एक रहता है। ठीक, इन्हीं में पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस रहता है वो इन्हीं में होगा। ठीक, ये देखिए, ये ढेर सारे जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं, ये आकर के आपस में अटैच हो जाते हैं और कंबाइन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। ठीक, इतना आपने देख लिया। ये रेटिटेस्टिस जो होगा, ये थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेगा, और ये पाइपलाइन जो होगी ये फिर से आगे जाके मिलेगी, और ये एफरेंट डक्ट्यूल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एफरेंट डक्ट्यूल्स। और उसके बाद ये एपिडिडाइमिस वाला स्ट्रक्चर है। यहाँ पे स्पर्म जो रहता है वो टेम्पररी स्टोर किया जाता है, तब तक स्टोर किया जाता है जब तक इजैकुलेशन का प्रोसेस नहीं होता। ठीक, तो जब तक ये यहाँ पे स्पर्म स्टोर किए जाते हैं, तब तक स्पर्म मैच्योर होते हैं, और मैच्योर कौन करता है? एपिडिडाइमिस करता है। ठीक, इतना स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब आप पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ये गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब इसमें इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस आता है और oogenesis आता है। ठीक, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक, अब गैमेट्स क्या है? ये मेल में भी बनेंगे, फीमेल में भी बनेंगे। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो होगा वो टेस्टिस के माध्यम से हो पाएगा, और जो oogenesis का प्रोसेस होगा वो ओवरीज के माध्यम से हो पाएगा। ठीक, देखिए, टेस्टिस जो होगा वो मेल में मौजूद होगा, ओवरीज जो होंगी वो फीमेल में मौजूद होंगी। ठीक, तो टेस्टिस जो होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करेगा। होता कैसे है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस? देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे सेल्स पाए जाएंगे। हर एक सेल जो होगा वो हमारा स्पर्मेटोगोनियम कहलाएगा। ठीक, अब ये ढेर सारे ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, इस चीज को आप याद रखिएगा कि स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ये सिंगल होता है, और जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो प्लूरल होता है। ठीक, तो स्पर्मेटोगोनियम क्या करते हैं? ये खुद को माइटोसिस के प्रोसेस से खुद को डिवाइड करते हैं, और ये बनाते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा? अगेन फिर से ये खुद को मैच्योर करेगा और बनाएगा ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, जो स्पर्मेटोगोनिया हो गया वो मैच्योर हुआ, और उसने क्या बनाया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाई। ठीक, तो यहाँ पे भी जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 46 है, यहाँ पे भी जो क्रोमोसोमल नंबर है वो 46 है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में भी जो क्रोमोसोमल नंबर होगा वो 46 ही होगा। हर एक मनुष्य में जो क्रोमोसोम्स का नंबर होता है वो 46 ही होता है। ठीक, अब देखिए, यहाँ तक तो माइटोसिस हो रहा था। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स आगे चल के जब डिवीजन करेंगे तो वो मियोसिस के प्रोसेस में डिवीजन करेंगे, माइटोसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक, आप देखें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स खुद को मैच्योर करेंगे। कैसे मैच्योर इन्होंने किया? मियोसिस के प्रोसेस से। ठीक, मियोसिस 1। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मैच्योर हुए, और उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था अभी कि जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है उसमें क्रोमोसोम्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी कि 46 ही उसमें होंगे। ठीक, लेकिन जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे क्रोमोसोमल नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी कि ये हैप्लॉइड नंबर्स में आ जाते हैं। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होंगे वो और मैच्योर हुए, मियोसिस 1 का प्रोसेस हुआ, और इन्होंने बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे देखिए क्रोमोसोमल नंबर हो गया 23। ठीक, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद और फर्दर मैच्योरेशन होगा, यानी कि मियोसिस 2 होगा, और ये और फर्दर मैच्योर होंगे, और ये क्या बनाएंगे?
ये बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक, स्पर्मेटिड जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप के होते हैं, थोड़े से अंडे के आकार के होते हैं और इनमें मोटाइल या आप कह लें कि ट्रैवल करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। ठीक, यहाँ पे भी जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो केवल 23 ही होते हैं। ठीक, उसके बाद स्पर्मेटिड जो होंगे ये स्फेरिकल शेप के हैं और लास्ट में ये बनाएंगे स्पर्म्स। ठीक, स्पर्म्स में भी हमारी जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो अगेन 23 होगा और जब स्पर्म्स बन जाते हैं तो बने हुए स्पर्म आ जाते हैं कहाँ, एपिडिडाइमस में। ठीक, और एपिडिडाइमस में ये स्पर्म जो होंगे वो मैच्योर होंगे। ठीक, तो इतना आपने देख लिया स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस। अब आप हार्मोनल रोल भी देख लेते हैं इसमें। देखिए हार्मोनल रोल जो है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाता है पूरे इस प्रोसेस में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ठीक, ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये हमारे स्क्रेनियल कैविटी में यानी कि हमारे ब्रेन में स्थित रहती है और इसका दो काम है। एक तो ये आप सेक्सुअल कंटेंट देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है, घटाती है और बढ़ाती है। ठीक, तो हाइपोथैलेमस क्या होगा कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिसे हम कहते हैं GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हार्मोन जब भी रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से तो ये रिलीज होकर के जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ठीक है, जैसे ही ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा, पिट्यूटरी यानी कि मटर के दाने की एक ग्लैंड होती है, मटर का दाना पी, पिट्यूटरी का शब्द मतलब ये जो PI देख रहे हैं ये है मटर के दाने को दर्शाने के लिए इसका नाम पिट्यूटरी रखा गया है। ठीक, तो ये क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे सपोज करिए ये मटर का दाना है, बीच वाला जो स्ट्रक्चर है वो इंटरमीडिएट लोब है, सामने वाला एंटीरियर और पीछे वाला पोस्टीरियर। ठीक, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर पोर्शन होगा वो स्टिमुलेट होगा और वो उसके स्टिमुलेशन से क्या होगा कि वो 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए कहेगा। कौन कौन से हार्मोन्स, देखिए एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करने के लिए कहेगा और दूसरा होगा हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम LHD कहते हैं। ठीक, तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा वो लेडिक सेल पे काम करेगा और ये लेडिक सेल्स क्या होंगे, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करेंगे। ठीक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, ये सर्टोलाइज सेल्स पे काम करेंगे। सर्टोलाइज सेल्स को एक तरीके से हम नर्सिंग सेल्स भी कहते हैं क्योंकि बने हुए स्पर्म्स की जो भी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट रहती है वो इन्हीं सर्टोलाइज सेल्स से ही हमारे स्पर्म्स को मिलती है। ठीक, तो सर्टोलाइज सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो न्यूट्रिटिव कंटेंट या न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। ठीक, तो इस सर्टोलाइज सेल्स के मदद से पूरा का पूरा जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो इजीली हो सकेगा। ठीक, तो अब इसको देख लीजिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक एंड्रोजन था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक एंड्रोजन था। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने क्या किया, ये रेडिक सेल्स पे काम किया इन्होंने और रेडिक सेल्स ने क्या किया, इन्होंने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज किया। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, देखिए प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हर व्यक्ति में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मेल में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है कि जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाती है मेच्योरिटी में और चेस्ट की कैविटी जो रहती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साइज बढ़ जाते हैं। ठीक, और इवन इसी के साथ साथ मेल्स में जो बोन्स की जो डेंसिटी होती है, जो ताकत होती है उसको बढ़ाया जाता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को, मसल्स की मांसपेशियों को मजबूत किया जाता है। तो ये सारी मजबूती जो होती है ये टेस्टोस्टेरोन की हार्मोन की वजह से होती है। इवन यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से जो मेल्स में जो प्यूबर्टी की एज में जैसे ही वो आते हैं तो उनकी आवाज़ भी थोड़ी सी भारी हो जाती है। अब आपने देखिए इतना सारा देख लिया, अब हम इसी के साथ अभी हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर को। ठीक, देखिए स्पर्मेटोजोआ का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़े से पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि एक हमारा हेड का पार्ट होता है, उसके बाद हमारा नेक का पार्ट होगा, फिर नेक से जैसे ही पीछे आएंगे हमारे पास मिडिल पीस का एक स्ट्रक्चर होगा और लास्ट स्ट्रक्चर जो हमारा होता है वो टेल का होता है। ठीक, ये टेल जो होती है ये स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गोल गोल से घूमती है पीछे से और उसके बाद जिसकी वजह से स्पर्मेटोजोआ एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाता है। जैसे किसी भी शिप के जो पंखे होते हैं जब वो गोल गोल घूमते हैं तो शिप आगे की तरफ जाती है, उसी प्रकार से ये टेल भी जब गोल गोल घूमती है तो स्पर्मेटोजोआ आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक, तो उसके बाद फिर ये टेल आपने देख लिया, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा मिडिल पीस का। देखिए
मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो किसी भी स्ट्रक्चर को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ऐसा मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक तरीके से बैटरी होती है या सेल कह लीजिए, जो पूरे स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक, उसके बाद मिडिल पीस के बाद हमारे पास आता है अगला स्ट्रक्चर नेक का। ठीक, स्पर्म का जो स्पर्मेटोजोआ का जो नेक का स्ट्रक्चर होता है, इनमें सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं और सेंट्रियोल जो होते हैं वो सेल्स के डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ आगे चल के जाएगा, एक फीमेल के एग को फर्टिलाइज करेगा और फिर वहाँ पे भी सेल्स का डिवीजन होगा। तो लिहाजा ये सेंट्रियोल का होना बहुत आवश्यक है, इनमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। ठीक, अब नेक आपने देख लिया। अब नेक के बाद आता है हमारा हेड। देखिए, हेड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है, जो कि हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। मतलब इसमें जो क्रोमोसोमल नंबर होते हैं वो अगेन 23 होते हैं, अभी प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो जो न्यूक्लियस होगा इसमें जो हमारा क्रोमोसोम्स की जो मात्रा होगी वो केवल 23 ही होगी। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और आता है जिसे हम कहते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि इनमें एक एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये एंजाइम्स ही मदद करते हैं कि स्पर्मेटोजोआ फीमेल के एग को पेनिट्रेट करके, जैसे ये फीमेल का एग जो बना हुआ है, ये फीमेल के एग के मेम्ब्रेन को रप्चर करके और अंदर की तरफ पेनिट्रेट करके अंदर जाएं और इसे फर्टिलाइज कर पाएँ। लिहाजा ये एक्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है यही ये काम कर पाएगा। यदि इस एक्रोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नहीं होंगे तो फिर इस एग का पेनिट्रेशन नहीं हो पाएगा और फिर ना तो फर्टिलाइजेशन होगा, ना इम्प्लांटेशन होगा और इनफर्टिलिटी जैसी समस्या रहेगी। ठीक, इतना आपने देख लिया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।